Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 5th year PYQ of Maths Pedagogy for CTET. बाकी के 4 जो वीडियोस है वो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इसमें आपके मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी से, एनसीएफ से और एनईपी से आए हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्टेज टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड इंक्लूड एक्टिविटीज दैट, मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो गणित का शिक्षण है और अधिगम है उसमें कौन सी गतिविधियां हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि इंक्लूड करनी चाहिए, सम्मिलित करनी चाहिए। हैव ओनली डायडैक्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स, मतलब जिसमें अधिगमकर्ताओं को केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो केवल, तो केवल वाले क्वेश्चन वैसे भी आपकी गलती हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। आर बेस्ड ऑन ओपन एंडेड प्ले, मतलब कि जो आम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, या फिर प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि इस तरीके की एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसमें कि पहले आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखा करके उनके रियल लाइफ से उस चीज को जोड़ें और जोड़ने के बाद अमूर्त की तरफ उनको समझाते हुए लेकर के जाएं। तो फिर कैसी एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए? प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो 1 का राइट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर फ्रॉम 7.37 एंड 7.4, a group of children answered that 7.37 is greater than 7.4. As a mathematics teacher, how will you support the children to rectify the error? जब 7.37 और 7.4 इन दोनों में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तो बच्चे ने क्या किया, मतलब एक बच्चे का ग्रुप था जिसने क्या बताया, 7.37 को 7.4 से बड़ा बताया। तो गणित शिक्षक के रूप में अगर आपको बच्चे की त्रुटि सही करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे उसको समर्थन देंगे? Use manipulatives like abacus to explain the place value system to represent decimal numbers. इसमें क्या है, जैसे कि ये लिखा है 7.37 और ये 7.4। नॉर्मली बच्चा क्या जानता है, जो 3 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और 2 डिजिट वाले नंबर जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन उनको जो डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू होता है वो नहीं पता है। उसके बाद इनको नहीं पता कि डेसिमल के बाद वंस नहीं आता है, डायरेक्ट टेंस और थाउजेंड्स करके स्टार्ट होता है, 1/10, 1/100 ऐसे करके स्टार्ट होता है। तो जितनी कम डिजिट होंगी उतना उनको बड़ा माना जाएगा, उतना ग्रेटर नंबर माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 है, मतलब अगर जब डेसिमल नंबर का कंपेयर करना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो डेसिमल नंबर के जस्ट बाद वाली डिजिट्स को देखते हैं, बाकी 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 37 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 है। तो ये यहाँ पे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे लगा देंगे 40, 0, तो 40 हो जाएगा और ये 37। उस हिसाब से ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, 7.4। मतलब कि बच्चे को क्या है, प्लेस वैल्यू की ही तो नॉलेज नहीं है, तो इस वजह से मैनिपुलेटिव्स का यूज करके, जैसे कि एबिकस वगैरह है उनका यूज करके पहले प्लेस वैल्यू सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि डेसिमल नंबर्स उनको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को एबिकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे। तो 2 का राइट ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्लास 3rd स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडिशन इन द फॉलोइंग वे, 5128 + 2707 इज इक्वल टू 78215। मतलब इसने मिस्टेक क्या की है, 8 और 7 को ऐड करके 15 आ रहा था तो 1 को कैरी देने की जगह पे उसने 15 को साथ में लिख दिया है। कहा है क्वेश्चन में कि विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई हिज हर एरर। मतलब कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे बच्चा खुद ही अपनी मिस्टेक्स को समझ जाए और उसको सुधारने की कोशिश करे। आस्क द स्टूडेंट टू चेक द आंसर विद हिज पेयर्स, मतलब कि जाकर के बस केवल डायरेक्ट देख ले कि उसके बाकी बच्चों ने, मतलब बाकी फ्रेंड्स ने, बाकी पेयर ग्रुप ने कौन सा आंसर लिखा है, तो वहां से जाकर के मैच कर ले। इससे क्या ही उसका फायदा होगा, बच्चा सीखेगा थोड़ी कुछ। Ask the students to use approximation to find the sum and compare his answer. छोटे बच्चों के लिए एक, मतलब छोटे बच्चों के में एक चैप्टर होता है अप्रोक्सीमेशन का, जैसे कि ये लिखा है 5128 और ये है 2707, तो इसको ऐसे लिखेंगे 5100
और ये हो जाएगा 2700। 00718 567 7800। तो ये होता है कि जो डिजिट्स हैं उनको अप्रोक्सीमेट बना दो, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको अप्रोक्सीमेट उनकी वैल्यू पहले लिखो और अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखने के बाद उनका एडिशन करो। फिर बाद में जो तुमने एडिशन किया है उससे कंपेयर करो कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे क्या करेगा बच्चा, खुद ही अप्रोक्सीमेशन के थ्रू पहले सम करेगा, उसके बाद खुद ही कंपेयर करके आंसर से पता लगा लेगा कि उसकी कहाँ पे क्या गलती हुई है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मतलब विद्यार्थी को सन्निकटन का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें। इससे वो अपनी मिस्टेक को समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूज ऑफ टेसिलेशन एज अ पेडागोजिकल टूल इन प्राइमरी क्लासेस। मतलब कि इनमें से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में टाइलिंग का सबसे उपयुक्त निरूपित करता है। मतलब कि टाइलिंग का यूज करके ऐसा कौन सा, मतलब पेडागोजिकल टूल की तरह टाइलिंग को यूज किया जाए तो प्राइमरी क्लास में किस चीज को हम पढ़ा सकते हैं टाइलिंग के थ्रू। फॉर डेवलपिंग प्रोसीजरल नॉलेज इन ज्योमेट्री, मतलब कि क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं टाइलिंग का पेडागोजिकल टूल के रूप में, या फिर एंगल्स को मेजर करने के लिए, या फिर फॉर क्रिएटिंग पैटर्न्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। टाइलिंग का मतलब टाइल्स का यूज कैसे किया जा सकता है? अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, मतलब कि कई सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके अलग अलग पैटर्न बनाने, मतलब इस तरीके से इसका यूज, टाइल्स का यूज किया जा सकता है। तो ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए टाइल्स का यूज किया जा सकता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, NEP 2020 envisages to reduce the curriculum content in the each subject so as to, मतलब कि NEP 2020 में प्रत्येक विषय में जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको कम करने पर विचार कर रही है। किस लिए? टू इम्प्रूव द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्कोर वगैरह की बात हो तो वो ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ स्लो लर्नर्स इन द क्लास, या फिर रिड्यूस द, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि मतलब कि NEP के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि सीख नहीं सकता है, टीचर की ही समझाने में कमी होती है, इस वजह से बच्चा नहीं सीख पाता है या समझ नहीं पाता है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस लो है, इस वजह से इस चीज को कम करना, करिकुलम कंटेंट को, तो ये भी ऑप्शन आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा। रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस, टीचर का कोई रिलेशन ही नहीं कि उसका सिलेबस कम हो जाएगा, उसको पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। मूव स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड टुवर्ड्स रियल अंडरस्टैंडिंग, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब कि करिकुलम कंटेंट को कम करने का मेन रीजन क्या है कि इससे बच्चे क्या होंगे, रट कर सीखने से वास्तविक समझ की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन। NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण कराया जाता है या अधिगम कराया जाता है वो किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए? मेमोराइजेशन, देख के ही ऑप्शन हटा देना है। मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स एंड एक्टिविटीज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए गेम्स का, मैथमेटिकल गेम्स का यूज किया जाए, पजल्स का यूज किया जाए या मैथमेटिकल एक्टिविटीज का यूज किया जाए, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि NCF 2005 के अनुसार जो मैथ है, गणित है, उसका शिक्षण या अधिगम कराना हो तो वो मेनली किस चीज पर केंद्रित होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए आप एक्टिविटीज की हेल्प लें, पजल्स की हेल्प लें, गेम्स की हेल्प लें, जिससे बच्चा उसको मतलब रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करके उस कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों और गतिविधियों पर फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 NCFSE स्टैंड्स फॉर, इसका डायरेक्ट आंसर है, आप याद कर लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन सर्फेसिस एंड कर्व्ड सर्फेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज मोस्ट यूजफुल। बच्चों को समतल पृष्ठ और वक्र, ये वर्ग नहीं वक्र होगा, वक्र पृष्ठ के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए इनमें से कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। मतलब बच्चे अगर प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस वाली चीजों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी प्लेन सरफेसेस में आएगी, कौन सी कर्व्ड सरफेसेस वाली में आएंगी, तो उनके लिए कौन सा मेथड होगा जो यूजफुल होगा? उनको मॉडल्स कर्व्ड सरफेस और प्लेन सरफेस के दिखा दिए जाए, इससे उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस वजह से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग उस चीज की नहीं बैठेगी।
इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। शोइंग वाले जितने भी हैं यहाँ पे वो गलती हो, मतलब कि अलग अलग सर्फेसेस के वीडियोस दिखा देना, तो उस चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, तो देख करके सीखें समझेंगे कैसे, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू शो रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ 3D जो ऑब्जेक्ट्स लाइक स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एटसेट्रा यूजिंग अ प्लैंक, मतलब कि एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिमीय वस्तुएं हैं जैसे गोला, बेलन, घन, ये सारी चीजें उनको लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करना। जो चीजें मतलब ऐसे करके सिखाएंगे, जो चीजें लुढ़क रही हैं या फिर जो चीजें फिसल रही हैं, तो उनके आधार पर डिस्टिंग्विश करना सिखा देंगे कि ये प्लेन सर्फेसेस हैं और ये कर्व्ड सर्फेसेस हैं। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ब्लैक बोर्ड वाली चीजें आपकी वैसे भी गलती हो जाएंगी, ऑप्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर चिल्ड्रेन टू लर्न इन प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स इज हाउ टू लर्न मैथमेटिक्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर सब्सटेंशिएटिंग द अबव स्टेटमेंट। बच्चों के लिए जो प्राथमिक कक्षा की गणित है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गणित को सीखा कैसे जाए, तो इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन होगा जो इस चीज को प्रमाण देगा। स्टूडेंट नीड टू वेट फॉर द टीचर टू टेल देम हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, बच्चे को सीखने के लिए टीचर का इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत। स्टूडेंट्स नीड टू गो थ्रू द सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रिमेंबर, मतलब जब तक वो चीजें कोई भी चीज एक्सपीरियंस करके ना सीखें, रियल लाइफ से रिलेट करके ना सीखें, अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करके नया ज्ञान ना सीखें, तो ये सारी चीजें आपकी गलत हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। मतलब इसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक है, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का यूज करके ही उनको सिखा दिया जाए। और रिमेंबर मतलब यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन की बात की जा रही है, कंठस्थीकरण की, इसलिए भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स नीड टू फोकस एंड वैल्यू हाईली ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर देन जस्ट एक्यूरेट रिप्रोडक्शन ऑफ लर्न्ड प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर उन्होंने सीखा है उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस करने की जगह उनको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करने की जरूरत है, उस प्रोसीजर की अंडरस्टैंडिंग को, मतलब उस प्रोसीजर को समझने की, मतलब विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों के सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा जो कार्य विधियों की समझ है उस पर ध्यान केंद्रित करने और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि ओनली सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, परवेज इज अ प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर। While teaching numbers to the students, he gives them various sets of objects and asks them to tell him the total number of objects in the given set. परवेज ने प्राथमिक कक्षा का जो परवेज है वो प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। उसने अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वस्तुओं से विभिन्न समुच्चय देता है, अलग अलग वस्तुएं हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बना करके देता है, तो उनसे दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। तो जो ये चीज है, इस चीज को विकसित करने, किस चीज को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि वो अलग अलग वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को समझ सके, गलत। नंबर्स सिखा रहा है, तो ऑब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, इसमें प्लेस वैल्यू की जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी तो बच्चा नंबर से ही सीख रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डेवलप द ऑर्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स, क्रम की इसमें जरूरत नहीं है, क्रम सूचक बोध की भी जरूरत नहीं है संख्याओं की, ये भी गलत हो गया। उनको क्या करना है, टोटल बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हर ग्रुप में कितने हैं, तो उनको क्या सिखाना है, संख्याओं की गणन संख्या का बोध। क्या चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और डेवलप द कार्डिनल सेंस ऑफ नंबर्स। तो 10th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन मेथड्स कुड हेल्प अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। इनमें से कौन सा मूल्यांकन विधि है जिससे गणित की कक्षा में उन्हें विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है, मतलब कि क्लास में ऐसे बच्चे जो होते हैं जो अनमोटिवेटेड होते हैं, तो उन अनमोटिवेटेड बच्चों की हेल्प करने के लिए कौन सा इवैल्यूएशन मेथड यूजफुल होगा या यूज कर सकते हैं। कॉमन क्लास टेस्ट, कॉमन है तो जो अनमोटिवेटेड बच्चा है उसको तो हाईलाइट नहीं होगा, इससे उसको स्पेशल कोई चीज नहीं बताई जा सकती, तो गलत। एक प्रश्नावली वाली जो चीजें होती हैं वो गलत हो जाती हैं, मतलब कि वो ऑप्शन आपको नेग्लेक्ट कर देना है प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। एक्टिविटी बेस्ड इवेल्युएशन, मतलब कि उनको क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन कराया जाएगा, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे अनमोटिवेटेड हैं, क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड इवेल्युएशन करेंगे
तो एक्टिविटी करके जो भी कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। या फिर एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन से होगा, जहां उनको दिक्कत है वो चीजें आकलन करके पता की जा सकती है कि कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, फिर अलग अलग मेथडोलॉजी के थ्रू उनको समझाया जा सकता है। तो जो एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन है वो सबसे बेस्ट होगा अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, हेल्प करने के लिए। 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राइमरी लेवल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ स्टोरीज, पोएम्स, रिडल्स एंड गेम्स। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग देम इज। मतलब कि जो प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की बुक्स, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें अलग अलग कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, पहेलियां होती हैं और खेल शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो इसमें शामिल की जाती है, तो उनको सम्मिलित करने का जो सबसे उपयुक्त ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है? मैथमेटिक्स के सिलेबस को कम करना, या फिर मैथमेटिक्स को बच्चों की डेली लाइफ से रिलेट करना, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, डेली लाइफ से जोड़ करके पढ़ाने की बात की जा रही है, एक्टिविटी करके बच्चों का असेसमेंट करने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें आपकी ऐसी हैं जो कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उससे नए नॉलेज को रिलेट करके पढ़ाना। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो 12th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, यही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है मैथमेटिक्स की बुक्स में ये सारी चीजें इंक्लूड करने का। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इसमें से कौन सी एक रचनावादी कक्षा में गणितीय विधि को निरूपित नहीं करता है? नॉट लिखा है। चाइल्ड सॉर्टिंग डिफरेंट शेप्स, मतलब एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, या फिर अ चाइल्ड, तो इसमें है बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एक एग्जाम्पल है, मतलब कि अलग अलग शेप्स को डिफरेंशिएट कर रहा है। अ चाइल्ड क्रिएटिंग अ स्टोरी, क्रिएशन की बात की जा रही है, क्रिएटिंग की बात की जा रही है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ड्राइंग ग्राफ्स, इसमें भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है कुछ ना कुछ, खुद से ही सीखने की, कलेक्शन डेटा के आधार पर ग्राफ्स बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें बच्चा क्या है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होना। तो ये सारी चीजें जहाँ पे हो रही हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की ही का ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर बच्चा पैसिव होकर के बैठा है या ब्लैक बोर्ड से चीजों को कॉपी कर रहा है, तो ये सब चीज आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक बच्चा श्यामपट्ट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। 13th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। इनमें से कौन सा है जो नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? जिसमें निदान किया जाता है। निदान किस चीज का किया जाता है? कि बच्चे की कमियां कहाँ आ रही हैं, उनकी कमियां पता करना, उनकी वीकनेसेस पता करना, जहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो पता करना, इसी को डायग्नोस कहा जाता है। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए? हेल्प्स टू नो द गैप्स इन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। तो यहाँ पे कमियां पहचानी जा रही हैं, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ क्लासरूम अ टीचर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज टू 5th ग्रेड स्टूडेंट। एक कक्षा में टीचर क्या कर रही है? 5th ग्रेड के बच्चों को एरिया का कॉन्सेप्ट शुरुआत कर रही है पढ़ाना, मतलब अभी उसने जस्ट इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन दी रही है। किस तरीके से? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स का यूज करके। तो एक बच्चा खड़ा होता है और पूछता है कि व्हाट इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ माय रूम व्हिच इज नॉट अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। टीचर ने कौन सा शेप? रेक्टेंगल और स्क्वायर का शेप ही दिखा करके एरिया का कॉन्सेप्ट समझाया। अब बच्चे के दिमाग में आया कि अगर कोई भी कहीं का भी शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर ना हो, फिर भी उसकी एरिया निकालनी हो, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स या बिहेवियर्स इज बीइंग डिस्प्लेड बाय देयर चाइल्ड। इस बच्चे के द्वारा कौन सा स्किल या कौन सा बिहेवियर है जो कि डिस्प्ले हो रहा है? लैक ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ये कमी नहीं है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है।
चाइल्ड इज डिस्प्लेइंग अ रिबेलियस बिहेवियर, विद्रोहपूर्ण व्यवहार कर रहा है, ये भी गलत है। चाइल्ड इज बीइंग मिस्चीवियस, शरारती हो रहा है, ये भी गलत हो गया। चाइल्ड इज पोजिंग अ मीनिंगफुल एंड लॉजिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब जो बच्चा है वो एक अर्थपूर्ण और तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो 15th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ये था हमारा 5th ईयर पीवाईक्यू ऑफ मैथ्स पेडागोजी फॉर सीटेट। इसके बाद हो सकेगा इसके पहले ही या तो आपका ईवीएस की भी पेडागोजी स्टार्ट करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।